खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आली जनाब मुबारक कापड़ी साहब, सर आपका खैर मकदम है। सर तशरीफ लाइए। जिनको सुनने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, जिनको सुनने के लिए साकिनाका ही नहीं बल्कि बॉम्बे से लोग आए हैं। सोशल मीडिया में इनकी खबरें आम हो रही हैं। सर वो हस्ती, इंटरनेशनल हस्ती आज हमारे बीच, हमारे आंखों के सामने है। यकीन नहीं हो रहा है लेकिन यकीन करना होगा। सर आपका खैर मकदम है। मॉडर्न हाई स्कूल की जानिब से आली जनाब डॉक्टर खुर्शीद सिद्दीकी साहब पेश कर रहे हैं। ये हमारी मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। करीम अम्मा बाद, इस स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, डॉक्टर खुर्शीद सिद्दीकी साहब, मॉडर्न स्कूल के तमाम जिम्मेदारान, आज के जो टॉपर्स हैं और उनके वालिदैन, उनके टीचर्स, हज़रत गिरामी और बाइज़्ज़त ख़वातीन, वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए चंद बातें जो मैं आपसे कहने वाला हूँ बहुत फास्ट ट्रैक पे मैं बात करूँगा। अभी हम लोग जो हैं वो कोरोना और लॉकडाउन के एक बड़े ही अजाब से निकल के आए हैं। एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, उसने पूरी दुनिया की कमर तोड़ के रख दी थी। सारे निज़ाम दरहम बरहम हो गए थे और उसमें एजुकेशन का जो निज़ाम है वो भी, उसकी भी कमर टूट चुकी थी। उससे हम अभी बाहर आए हैं। ये जो कोरोना की वजह से जो हालात जो पैदा हुए और फिर उससे एक बहुत ही खतरनाक ज़हनियत, मेंटालिटी हमारे पेरेंट्स में आ गई, और वो ये है कि हमारे बच्चे 2 साल तक स्कूल में नहीं गए तो क्या बिगड़ा, 2 साल तक और नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ेगा। तो स्कूल को छोड़कर, स्कूल को स्किप करके, बाईपास करके हम जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे भी बदकिस्मती से सीरियसली ये सोचने लगे, जो नामुमकिन बात है। स्कूल और कॉलेज को छोड़कर हम जिंदगी नहीं बना सकते हैं। एक वक्ती दौर था, 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, उसके पहले भी आए थे कई सारे, अभी आया, मुमकिन है इसके बाद भी आएंगे। इंसान के अपने बनाए हुए ये भी आ जाएंगे, जो लैब्स में बने हुए वो भी आ जाएंगे। हमको इन सब का मुकाबला करना है। शॉर्टकट से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। बदकिस्मती से हमारे पेरेंट्स इस बात पर अफसोस नहीं कर रहे थे कि 2 साल तक उनके बच्चों का एकेडमिक नुकसान हुआ, बल्कि अक्सर इस बात पर खुश थे कि उन्होंने 2 साल तक स्कूलों को फीस नहीं दी। तो फीस दिए बगैर उन्होंने 2 साल गुजारे। उनके ख्याल में उन्होंने स्कूलों को चकमा दिया
और स्कूल के बगैर भी हमारे बच्चे जो हैं वो जिंदगी गुजार सकते हैं, ये हमें दुनिया को दिखा दिया। गलत है, ये बड़ा नुकसान है। अब उससे बाहर निकलने के लिए जो आमतौर पर बातें सामने आई वो ये थी कि भाई अगर हमने बहुत पढ़ाई किए, बहुत स्टडी किए भी, हमारे लड़के लोग खास तौर पर ये सोचने लगे और हमने बहुत डिग्रियां भी हासिल कर ली। सुन लीजिए बहुत हजरात कि जॉब्स या नौकरियां पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, जगह खाली नहीं है। You have to create the jobs। आपको नौकरी, मुलाजिमत, जॉब्स आपको क्रिएट करने के हैं, अपनी काबिलियत से, अपनी एक्सपर्टाइज से, अपनी नॉलेज से, अपनी एबिलिटी से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इनोवेशन से, कुछ नई नई चीज सोचकर आपको बनाने के हैं। और जो सोचता हुआ जहन रखता है उसके लिए नौकरियां हमेशा हैं, उसके लिए जॉब्स हमेशा हैं। गवर्नमेंट के पास भी जॉब नहीं है। ये जो भी है ये सरकारी झांसे हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। ये 49 साल के लिए नौकरी, 5 साल के लिए नौकरी, फिर रिटायरमेंट, ये सब झांसे हैं। हमें खुद पता है कि जॉब्स नहीं है, बजट नहीं है हमारे पास, और इस कोरोना ने और कमर तोड़ दी है। तो उसके लिए करना क्या है बच्चों? सबसे पहली बात आप याद रखिए कि आप नंबर 1 अपनी जिंदगी के लिए पहले कोई गोल, कोई मकसद, कोई लक्ष्य, जिसको मराठी में कहते हैं, वो आप तय कर लीजिए कि यस मुझे ये हासिल करने का है। ये गोल आपके सामने होना चाहिए और दीवानगी के हद तक उस गोल को आप देखते रहिए। आपके और उस लक्ष्य, उस गोल के दरमियान में मुश्किलात के जितने भी पहाड़ हैं उनको चीरती हुई नजर आपकी हमेशा गोल पर होनी चाहिए। आपका कोई मकसद, एक ख्वाब होना चाहिए। और बच्चों कोई बड़ा सा ख्वाब देखो, कोई चिल्लर ख्वाब मत देखो, छोटा बड़ा ख्वाब मत देखो, कोई बड़ा। उसके बाद में ख्याल क्या आता है? उसके बाद में ख्याल आता है कि मेरे हालात कहाँ जो सही हैं, जो मैं कर पाऊंगा। बच्चों हालात कभी किसी को अच्छे नहीं मिलते। हालात का मुंह न सीखो। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि आप में से कोई बच्चा ज़हीन है, मेहनती है, उसके मार्क्स अच्छे हैं और उसकी पढ़ाई सिर्फ इसलिए रुक रही है क्योंकि उसके माली हालात उसका साथ नहीं देते। झूठ। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के पास में ऐसे ऐसे ट्रस्ट मौजूद हैं। मैं खुद 2-3 ट्रस्ट से वाबस्ता हूँ जहाँ करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है और वहाँ पर आपका हर ख्वाब पूरा हो सकता है। गवर्नमेंट की कई स्कॉलरशिप्स हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि हिंदुस्तान में आज भी मेडिसिन, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में बेहतरीन तालीम इंडिया में होती है। जो फॉरेन में जाते हैं वो यहाँ के कंपटीशन के हारे हुए बंदे हैं। जैसे हमने देखा सिर्फ यूक्रेन में 21,000 बच्चे गए थे यहाँ से। वो कौन थे? जो नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं किए, जिनमें काबिलियत नहीं है, वहां गए। आज जो कहीं के नहीं है। आज भी दुनिया भर के कई स्टूडेंट्स का रुख इंडिया की तरफ है। बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो एम्स, वो इंडिया में है। बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनका नाम है
IITs मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, कानपुर, वाराणसी, गुवाहाटी, धनबाद, रुड़की, चंडीगढ़, भुवनेश्वर वगैरह वगैरह, यहाँ उसके ब्रांचेज हैं। NITs वो इंडिया में हैं। बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो इंडिया में है। दुनिया के कई कंट्रीज से आज ये बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अल्लाह के लिए मशवरा कर लीजिए। मैं उसकी बात कर रहा था कि IIM जो है वो और उस जैसे इदारे जहाँ से बच्चे हमारे MBA करते हैं, वैसे इदारे बम्बई में मौजूद हैं। जमनालाल बजाज है चर्चगेट पे, सिडनम कॉलेज है फोर्ट पे, फाउंटन पे, विजेटिया है माटुंगा में, उसके अलावा जो है SP जैन है, उसके अलावा नरसिंह मोंजी है, उसके अलावा वेरिंकर्स हैं। ये MBA की बात कर रहा हूँ जो 2 साल का कोर्स होता है। हर साल के कोर्स की फीस है 13 लाख रुपए, 2 साल की फीस है 26 लाख। ये फीस का आंकड़ा सुन के आप ठंडे पड़ जाते हैं। बच्चों 26 लाख का भी इंतजाम होता है। आप कल कैट का एग्जाम पास होके आ जाइए, 26 लाख का चेक तैयार है। और आप बोलेंगे ये लोन कब अदा करेंगे? 26 साल लगेंगे? 1 साल में ब्याज इंटरेस्ट शुरू होने से पहले आप लोन अदा करते हैं। बच्चों बड़ा सा ख्वाब देखो, कोई छोटा मोटा ख्वाब मत देखो। मैं जो मैसेज देके आया हूँ इस पैंडेमिक में, इन हालात में भी बड़े ख्वाब, छोटे मोटे चिल्लर चीजें नहीं। रास्ते पे हम गाड़ी लगाएंगे, छोटे मोटे ऐसे काम करेंगे। अब ये जो MBA की बात मैंने कही, ऐसे कोर्सेज जो हैं जो जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिलते हैं, ऐसे जॉब्स में मल्टीनेशनल कंपनीज में कभी बुलडोजर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। छोटे मोटे बाखड़े लेके बैठते हैं और फिर बुलडोजर को साफ करने के लिए आता है तो शिकायतें करते हैं। क्यों? छोटे मोटे ख्वाब देख रहे हैं आप। बड़े ख्वाब देखो बच्चे। हम बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल मुमकिन है, हालात की वजह से कभी किसी की पढ़ाई रुकती नहीं है। अब क्या होता है कि आपको जो है आपकी कैपेसिटी का अंदाजा नहीं है। ये तीसरी बड़ी रुकावट है। मैं जल्दी से जा रहा हूँ 5 मिनटों के अंदर कि वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमारे दिमाग पर छाई हुई हैं। क्या हमको हमारी कैपेसिटी, हमारी इस्तेताअत क्या है, हमारी क्षमता क्या है, उसका हमको अंदाजा नहीं है। इसलिए मैं एक मिसाल दूंगा कि एक बहुत ही करोड़पति अरबपति आदमी था, उसने एक ऐलान कर दिया। वो करोड़पति अरबपति आदमियों के हमेशा ऊपर के माले खाली रहते। उसने ऐलान कर दिया, उसकी एक इकलौती बेटी थी, उसने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ उसको दूंगा कि जो ये तालाब सबसे पहले तैर के पार कर लेगा। कुछ भी ऐसे वो ऐसे बोलते रहते। ऐलान आ गया अखबार में, लड़के लोग तो उस तलाश में रहते हैं ऐसे कहाँ ऐलान आते हैं। सब जमा हो गए एक तालाब के किनारे, सब यहाँ पर खड़े, उधर जजेस लोग खड़े सिटी लेकर, उन्होंने सिटी मारी, सब कूद पड़े। सबसे पहले कौन पहुंचेगा? एक बिल्कुल जान लड़ा कर भाग रहे आगे जा रहे। उसमें से एक लड़का तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया और वो जीत गए, आगे पहुंच गया। वहां पर सब जजेस खड़े थे, उसे गले मिले, बोले वाह वाह बहुत मुबारक हो, तुम जीत गए हो। अब एक करोड़पति आदमी जो है उसकी इकलौती बेटी का हाथ तुमको दिया जाएगा। वो लड़का जो है वो हाँफते कांपते कहता है, अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मुझे पीछे से धकेला कौन था?
आएगा मेरे को तैरना भी नहीं आता। क्या बोलता है वो? मुझे तैरना भी नहीं आता है। वो टॉपर है। बच्चों, आपको आपकी कैपेसिटी का अंदाजा नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या खूबियां आपके अंदर रखी हैं। बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता हमारे बच्चों को। हम क्या करते हैं, भेड़ चाल, कोई चाचा का बेटा कर रहा है वही, जिस कॉलेज में जा रहा है वही, जिस ब्रांच में है वही, देखा देखी हम वही करते रहते हैं। लेकिन कुछ हटकर सोचने की, कुछ नया सोचने की और अपनी कैपेसिटी को सही पहचानने की आप में जो है वो सलाहियत होनी चाहिए। फिर कोई रुकावट नहीं आती है आपको आगे बढ़ने से, कोई रोक नहीं सकता है। एक बात ये भी आती है कि हम मुसलमानों की आखिरी रुकावट, हम मुसलमानों के साथ में तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, हमको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। होता भी होगा, पता नहीं कि मुझे कभी इसका ये नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं, और मेरी बड़ी बेटी जो है वो उसको 12th में 96% मार्क्स मिले, कोई तासुब नहीं हुआ। जे हॉस्पिटल से उसने MBBS किया, MD किया, और चंद साल पहले जब MD का रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने MD में पूरे महाराष्ट्र की 19 यूनिवर्सिटीज में टॉप कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हिजाब में रहते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 पेपर रहते हैं थ्योरी के, 4 पेपर जो होते हैं वाइवा ज़बानी एग्जाम, चारों एग्जामिनर गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे। मेरी बेटी हिजाब में थी, वो ऐसा लिख सकते थे कि इस लड़की ने एक भी जवाब नहीं दिया, 0 नंबर। ऐसा नहीं होता है। ऐसे हाई लेवल पे तासुब, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता है, ये भागने के रास्ते हैं। इसलिए तासुब का मामला ये है सिर्फ कि तासुब का अंधेरा जितना गहरा है, अपनी काबिलियत का उजाला उससे सिवा कर दो। तासुब अगर X है तो अपनी काबिलियत को 2X बनाओ। 17.5 लाख बच्चे SSC का एग्जाम देते हैं महाराष्ट्र में, 17.5 लाख। 17.5 लाख बच्चों पर हमारे बच्चों ने टॉप किया है। तनवीर मनियार, जरीन अंसारी, बिलाल मिस्त्री, सबा खान, वाजिदा कारीगर, अलमास सैयद, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बच्चियां 17.5 लाख बच्चों पे टॉप किया है। उनके पेपर भी कहाँ मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर, कहाँ जा सकते थे कि रोको, ये मुस्लिम बच्चों को आगे बढ़ने से रोको। किसने रोका नहीं है? मतलब कोई भेदभाव नहीं होता है। ये अफवाहें हैं, ये राजकारणी लोग, ये जो सियासतदान हैं, वो उनकी फैलाई हुई अफवाहें हैं, ऐसा नहीं है। ये बात हो रही थी कि आगे बढ़ने को क्या क्या रुकावटें आती हैं उसके ताल्लुक से। इसमें जल्दी से मैं बताता हूँ। SSC के बाद में आपके सामने 3 फैकल्टीज हैं जो बच्चे अभी फ्रेश हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अल्लाह के लिए मशवरा कर लीजिए और फिर जाइए, देखा देखी मत जाइए, नकल में अकल मारी जाती है। जो साइंस में बच्चा जाता है वो क्या ख्वाब लेके जाता है? नंबर 1, वो इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बनने के 2 रास्ते हैं। मैं फास्ट ट्रैक पे जा रहा हूँ, जल्दी जा रहा हूँ। SSC के बाद 3 साल डिप्लोमा, फिर 3 साल डिग्री। ये रास्ता अब खतरनाक बन चुका है, उससे मत जाइए। 11, 12 साइंस और 4 साल डिग्री, इस पे आप जाइए। JEE का एग्ज़ाम होता है, MST का ऐसे एग्ज़ाम होता है, इसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है, PCM। और हमारे बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं। हमने दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री दिया, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया, और हमारी नई नस्ल जो है वो मैथमेटिक्स से भागती है।
मैथमेटिक्स इज अ टॉनिक फॉर द ब्रेन। जो बच्चा जिसको डॉक्टर बनना तय है वो भी मैथमेटिक्स नहीं छोड़े 11th-12th में, क्योंकि उसकी वजह से आपको फिजिक्स में काम आता है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई दुश्वारी नहीं है। PCM करके आप जो है वो इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग में बच्चों 73 ब्रांचेस हैं। टॉप 10 कौन से हैं? कोरोना आए, बरोना आए, कुछ भी आए, जिसका डंका बजता रहेगा हमेशा। टॉप 10 कौन से? नंबर 1 मैकेनिकल, नंबर 2 सिविल, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, नंबर 4 कंप्यूटर्स, नंबर 5 IT, नंबर 6 प्रोडक्शन, नंबर 7 इलेक्ट्रिकल, नंबर 8 केमिकल, नंबर 9 ऑटोमोबाइल्स और नंबर 10 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टॉप 10 लड़कियों के लिए। नंबर 1 कंप्यूटर्स, नंबर 2 IT और नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। लड़कियां जा रही नकाब में, हिजाब में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसमें आप जा सकते हैं और इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। नंबर 2 साइंस में आप बन सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम देने का रहता है। नीट का एग्जाम बच्चों आप याद रखिए, वो CBSE सिलेबस है, इसलिए आपको क्लासेस जरूरी होते हैं। 11th-12th में आपके साइंस के कॉलेज में आपको सिर्फ 11th-12th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। नीट का फुल फॉर्म क्या वो भी नहीं बताएंगे, इसलिए आपको क्लासेस मस्ट हो जाते हैं। 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के क्लासेस होते हैं। 5 लाख रुपए वाले सबसे अच्छे, ऐसा नहीं, 1 लाख रुपए वाले भी आप कर सकते हैं। अब 1 लाख रुपए कहाँ से आ जाएंगे? कहीं टपकेंगे नहीं। अभी के हालात में 10 लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपको 10-10 हज़ार रुपए की हेल्प करेगा। कर्ज हंसमा लीजिए और ये आप क्लासेस कर लीजिए। कुछ माँ बाप हमारे वो ट्रस्ट में आते हैं कि हमने हमारी बेटी के लिए कुछ कान के झुमके रखे हैं, जरा सा ये रखा है, वो कान के झुमके वो खुद बना लेगी। अब शादी 2 लाख खर्चा करेंगे, वो 20 लाख खर्चा करेगी। उसको एक करियर दीजिए, उसको एक मुस्तकबिल दीजिए, उसको एक फ्यूचर दीजिए। लड़कों के लिए हमारे ये वालिदैन प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं। वो समझते हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं तुम्हारे 2 BHK के 2 फ्लैट छोड़ के जा रहा हूं। मैंने क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चे को रेंट कलेक्टर बना के जा रहे हैं इस दुनिया से। रेंट वसूल करने वाले, किराया वसूल करने वाले। कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं आप अपने बच्चों का। 2 फ्लैट छोड़ के जा रहा हूं। क्या हो गया? आपके बच्चे की मेंटलिटी क्या होगी? हर महीने की 25 तारीख को, हर महीने की 25 तारीख को वो सोचेगा वहां से रेंट आने वाला है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 1 तारीख को वो दिखेगा मैं भाड़ा आने वाला है। 5 तारीख को उसको फोन करेगा भाड़े वाले को कि भैया ऐसे ही फोन किया, तबीयत पूछने के लिए, ठीक है ना। 7 तारीख को फोन करेगा, ए भाई भाड़ा आया नहीं। 10 तारीख को फोन करेगा, क्या इरादा है, भाड़ा देता है कि वसूल करने वाले भेजो। अब्बा अपने बेटे को क्या बना के गए? भाई बना के गए। वो बेटा जो PhD कर सकता था, वो बेटा जो रिसर्च कर सकता था, उसको क्या बना के गए? रेंट कलेक्टर। और समझने की मैं बहुत पेट काम करके आया हूं इस दुनिया से। भाड़ा वसूल करने वाले बना के गए आपको, और एक जनरेशन में जनरेशन चलते रहता है। अब्बा से इस मामले में बगावत कर दीजिए। अब्बा ये मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करें। कहाँ पर? मेरे करियर पे, मेरे मुस्तकबिल पे, मेरे कोर्सेज के लिए, मेरे क्लासेस के लिए। वहां पर इन्वेस्टमेंट लीजिए और उसका आपको फल जिंदगी भर मिलते रहेगा। रेंट कलेक्टर मत बनिए। हम बात कर रहे थे कि नीट के लिए क्लासेस अगर होते हैं तो नीट कोई डिफिकल्टी नहीं है।
फार्मूला क्या है जो बच्चे अभी पास हो गए हैं 11 के पहले दिन से, जिसको भी डॉक्टर बनने का है, 11 के पहले दिन से आप 11 के साथ साथ नीट की तैयारी भी करेंगे। एक चैप्टर है वेव थ्योरी ऑफ लाइफ, आपने 11 के बुक से पढ़े, उसी बुक को किसी गाइड से पढ़े, उसी बुक को उसी दिन नीट की बुक से पढ़िए जहाँ पर MCQs हैं, और उस बुक से आप जो है वो तैयारी कर लीजिए। ये फॉर्मूला है नीट को क्रैक करने का। साइंस में नंबर 3 करियर है आर्किटेक्ट। नाटा का एग्जाम देकर आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, लड़कियां भी आर्किटेक्ट बनती हैं। नंबर 4 फार्मेसी, दवा बनाने वाली कंपनियों में आपको जॉब मिल सकते हैं। अभी सब लोग जो फार्मेसी में जा रहे हैं वो इसलिए कि लॉकडाउन में सब बंद था, खाली केमिस्ट खोल लेते हैं, तो हम केमिस्ट की दुकान खोलेंगे। आप उसके लिए मत आइए, क्योंकि केमिस्ट की दुकान जो है अभी हाल क्या है, हर बिल्डिंग के नीचे एक केमिस्ट की दुकान है। अभी इतने बनने वाले हैं कि एक बिल्डिंग के नीचे 4 केमिस्ट की दुकान हो जाएंगे। 15%, 20% अभी आपको डिस्काउंट मिलता है, नेट पे 25% मिलता है। फिर क्या होगा, सोचो, हर करियर का सोचो, फ्यूचर क्या है। 30%, 50%, 60% भी डिस्काउंट मिलेगा। फिर क्या होगा, सोचो क्या होगा। जो भी दवाइयाँ आएंगी मार्केट में, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। ये होता है, मैं इसका नाम लेके बताऊंगा, और वो है बिग बाजार वाला बियानी। 60 से 70 हज़ार उसके ऊपर केसेस हैं। आप वहाँ से जब 1 किलो दाल लेते हैं वो 950 ग्राम होती है, 50 ग्राम के लिए बोले जाओ कंप्लेन करो। आप जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, वहाँ वो जीतता है, उसका सेटिंग है वहाँ पर। आप जाते हैं सेशन 50 ग्राम की दाल के लिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप जा सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए आपको 5 लाख 50 ग्राम की दाल की, उसको मालूम है 70,000 केस हैं उसके ऊपर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यही हाल हो जाएगा केमिस्ट की दुकानों में, झूठी दवाइयाँ आ जाएंगी। आप क्या बोलेंगे, ये फुला ये जो टैबलेट है ये खाने के बाद मेरे दादा जो है उनका इंतकाल हुआ, बोले साबित करो कि वो टैबलेट से हुआ है, लड़ते बैठो। फार्मेसी में बच्चों आप इसलिए आ जाइए कि एमफार्म के बाद में आप रिसर्च कर सकते हैं। आप केमिस्ट की दुकान खोलने के हिसाब से मत आइए। नंबर 5 जो है वो है पैरा मेडिकल कोर्सेज, साइंस के 6 कोर्सेज हैं। नंबर 1 DMLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे, खून टेस्ट, ये आप कर सकते हैं। नंबर 2 नर्सिंग, नर्स बन सकते हैं। नंबर 3 फिजियोथेरापी, नाम सुना है बच्चों अपने फिजियोथेरापी का? एक एक्सीडेंट हो गया, हाथों को मूवमेंट से, एक्सरसाइज करने से जो ये करता है वो अपने आप में पूरा डॉक्टर होता है या होती है। लड़कियों के लिए इसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि कमर का दर्द, घुटने का दर्द ये लेडीज बीमारियां हैं, इसलिए लड़कियों को बहुत स्कोप है इसके अंदर। कई ट्रस्ट वाले आपको हेल्प करते हैं फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए। कोई नहीं हेल्प कर रहा है, हमसे रब्ता कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑडियो स्पीच थेरापिस्ट। ये क्या होता है, जबान मोटी है, देरी से बात कर रहा है, सुनने के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको एक ऑडियो स्पीच थेरापिस्ट जो है वो उसका इलाज करता है, जो अपने आप में पूरा डॉक्टर होता है। ऑक्यूपेशनल थेरापी, दिमाग पे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज वाले ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट को हायर करती है। और लास्ट है उसका वो है डाइटिशियन। ये कोई पेशेंट जब अस्पताल से डिस्चार्ज होता है सबसे पहले जाता है डाइटिशियन के पास कि भाई फुला बीमारी से मैं अब फारिग हुआ हूँ, बताओ मैंने क्या खाना क्या नहीं खाना। और ये बहुत बड़ा करियर है डाइटिशियन लड़कियों के लिए। साइंस में आखिरी चीज़ है, उसका नाम है BSc। अगर आपको टीचर बनना है तो आप BSc कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा बॉटनी, जूओ, लाइफ साइंस, माइक्रो वगैरह। अगर आपको इंडस्ट्री में जाने का है तो BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस और BSc बायोटेक्नोलॉजी, आप उससे जो है वो जा सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये किस्सा था मुख्तसर साइंस का, और कुछ सवाल पूछने का है आप पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे लेक्चर के बाद जो चंद मिनटों का है
कम से कम 10 मिनट सवाल जवाब का सेशन हो। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हर हिंदुस्तान में दुनिया भर के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के ताल्लुक से कोई भी सवाल पूछिए, फौरन उसका जवाब दिया जाएगा। कॉमर्स में आई 11-12 कॉमर्स लड़कों के लिए, सिर्फ लड़कों के लिए करियर है और उसका नाम है होटल मैनेजमेंट। 3 साल का कोर्स है ये। लड़के लोग सऊदी अरब और कुवैत में जाकर ही जॉब करें, क्योंकि 2 मुल्क सिर्फ धरती पे ऐसे हैं कि जिसमें होटल इंडस्ट्री लगी बांधी बुराइयाँ नहीं है, शराब नहीं है, वगैरह वगैरह। नंबर 2 ट्रैवल एंड टूरिज्म। इसका बेहतरीन कोर्स जो है गरवारे इंस्टीट्यूट कालीना, बम्बई यूनिवर्सिटी के 150 साल के तारीख में सबसे अच्छा कुछ काम हुआ है तो वो गरवारे इंस्टीट्यूट का कायम होना जो कालीना में है। उसमें एक से एक जबरदस्त कोर्सेज हैं, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, इंपोर्ट, सब सभी है। आप वहाँ पर रुजू कीजिए 12वीं के बाद में। 12वीं का एग्जाम आ चुका है, अभी प्रोसेस चालू है। नंबर 3 आप BMS कर सकते हैं, मुंबई के बाहर इसको BBA भी कहते हैं। नंबर 4 आप मास मीडिया का कोर्स कर सकते हैं और जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं। नंबर 5 आप BCom कर सकते हैं। अब BCom भी 3 टाइप का होता है, एक प्लेन BCom है, एक BAF है और तीसरा BBA है। अल्लाह के लिए मशवरा कर लीजिए आपको किस में जाने का है। मैं कॉमर्स की बात ही पूरे करता हूँ। कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद नंबर 1 आप CA बन सकते हैं। CA क्या होता है? साइंस में जैसा डॉक्टर इंजीनियर होता है वैसा कॉमर्स में CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप खुद कैसा फैसला कर सकते हैं क्या आप CA बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। उसका क्राइटेरिया एक ही है, आपको 11-12 कॉमर्स में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, एक है PK और दूसरा है इकोनॉमिक्स। दोनों स्कूलिंग में बच्चे मेरे पास आते हैं, उसमें मार्क्स 95-98% तक मार्क्स लेके आते हैं। आपने अगर उतने मार्क्स लिए हैं तो आप CA बनने के लायक हैं। लड़कियां भी CA बनती हैं, ठीक है। अब CA बनने के बाद जब आती है तो सवाल ये पैदा होता है, वो CA बनेंगे, किसी बैंक में जाएंगे, वहाँ पे सूदी निज़ाम है, इंटरेस्ट का मामला है, तो हम जो है वो करना के नहीं करना। सूद हराम है, अल्लाह के खिलाफ जंग है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, करना नहीं करना। लेकिन ये हलाल हराम की चीजें जो हैं वो हर इसमें आती हैं। एक डॉक्टर एक खांसी के लिए कोई जाए उसको 10 टेस्ट लिख के देता है झूठे, क्यों? क्योंकि सामने जो एक्सरे निकालने वाला उसके यहाँ से लिफाफा मिलने वाला है और हलाल है, ये काम हलाल है। झूठी दवाएं लिख के दे रहा है, हलाल है क्या? नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, सीजरियन डिलीवरी का सजेस्ट कर रहा है, हलाल है। कोई सर्जरी की जरूरत नहीं, सर्जरी बता रहा है, हलाल है। इंजीनियर है, गलत मटेरियल यूज कर रहा है, जो बिल्डिंग 50 साल टिकेगी 20 साल में धंस रही है, हलाल है। कई टीचर्स ये पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में जो एडेड स्कूलों के कई टीचर्स खासतौर पर आईडी होकर बैठे, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई सोचा नहीं उन्होंने कि भाई ऑनलाइन टीचिंग के नए नए तरीके ढूंढे, नहीं ढूंढा उन्होंने और पगार पूरा लिए, हलाल है। हर चीज में हलाल हराम होता है, खाली सूद में नहीं। इसलिए हर चीज में आपको सोचना पड़ेगा। बात हो रही थी CA बन सकते हैं। नंबर 2 कॉमर्स में जो है वो आप कंपनी सेक्रेटरी का CS का कोर्स कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो है उसका नाम है लॉ विद कॉर्पोरेट लॉ। लॉ बहुत किस्म का होता है, फैमिली लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, सेल्फ टैक्स लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है और एक कॉर्पोरेट लॉ। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स और लॉ विद कॉर्पोरेट लॉ बेहतरीन करियर है लड़कियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ICWA
CFA, ये कॉमर्स के बड़े बड़े कोर्सेज हैं। आप देख लीजिए, अब मैं आता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद क्या, उसमें मैं आर्ट्स को भी कवर कर 15वीं के बाद क्या, नंबर 1 आप B.Ed कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए B.Ed होने के लिए यहाँ पे CET होती है। CET का फायदा ये है, आप CET में अच्छा करते हैं तो B.Ed की हर साल की फीस सिर्फ 17,000 है गवर्नमेंट के कॉलेज की। अगर खुदा न खास्ता आपने अच्छा नहीं किया तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है, जहाँ पर फीस है 1,20,000। 17,000 कहाँ, 1,20,000 कहाँ। जो 34 में काम होता है 2 साल में, वो 2,40,000 और आपको बेहतरीन कॉलेज मिलता है। इसलिए B.Ed की CET की तैयारी अच्छी कर लीजिए। मार्केट में बुक्स उसके लिए अवेलेबल है। बम्बई में स्टूडेंट्स बुक डिपो, दादर में मैजिस्ट्रिक बुक डिपो, ठाणे में रिलायबल बुक डिपो, और पूरी दुनिया में कहीं भी बुक नहीं मिलती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, पूरी दुनिया में, वो आपको मिलेगी पूना में। पूना आप स्टेशन पे उतरिए, रिक्शा पकड़िए और उसको क्या बोलिए रिक्शा वाले को, ABC अप्पा बलवंत चौक, ABC अप्पा बलवंत चौक। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बुक्स का है। बेहतरीन बुक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अरिहंत की बुक और आर गुप्ता की बुक B.Ed के एग्जाम के लिए अच्छी है। बुक कोई भी खरीद सकता है। उसकी स्टडी कैसे की जाए मेरे पास लेके आ जाइए, मैं बताऊंगा कि कैसे स्टडी की जाए। टीचर बनने की बात इधर मैं पूरे करता हूँ। इस पैंडेमिक में बहुत नुकसान हुआ, शदीद नुकसान हुआ, हमारे अपने कई बिछड़ गए, बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन एक बात का फायदा हुआ कि टीचिंग लाइन में एक नई बहार आ गई। अब अच्छे और सच्चे टीचर सामने आ गए। ऑनलाइन में खाली बच्चे नहीं, घर के लोग और वालिदैन भी देख रहे हैं कि ये टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका तरीका क्या है, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई समझा रहे हैं, या काफी लेपापोती कर रहे हैं, सिलेबस किस तरह से पूरा कर रहे हैं। अच्छे टीचरों के अच्छे दिन अभी आ गए हैं। अच्छे टीचरों को बहुत स्कोप है। सब्जेक्ट खाली आप सही चूज कर लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, कई लोगों को टीचर बनने का है, कॉमर्स भी जाते हैं। अरे क्यों भाई, कॉमर्स का कौन सा सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जाता है? कोई नहीं। इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी होगी तो BSc वाले को लेंगे, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी होगी तो BA वाले को लेंगे, कॉमर्स वाला लटक गया। तो अगर आपको टीचर ही बनने का है तो आप आर्ट्स में जाइए या साइंस में जाइए। आर्ट्स में भी अगर आपको टीचर बनने का है तो BA में साइकोलॉजी मत लीजिए, सोशियोलॉजी मत लीजिए, पॉलिटिकल साइंस मत लीजिए, फिलोसफी मत लीजिए, तो क्या लीजिए? इंग्लिश लिटरेचर लीजिए। सदाबहार सब्जेक्ट है। हमारी कम्युनिटी में इंग्लिश के अच्छे टीचर्स नहीं हैं। मैं एक जगह पर ग्रुप ऑफ स्कूल्स का चेयरमैन हूँ, यहाँ पर 7 हाई स्कूल, 2 जूनियर कॉलेज, एक नाइट हाई स्कूल और 2 प्राइमरी स्कूल मेरे जिम्मे हैं। मैं पेपर में ऐड डालता हूँ, एक टीचर चाहिए, अलजेब्रा का मिलता है, साइंस का मिलता है, हिस्ट्री का मिलता है, इंग्लिश का नहीं मिलता है। और जो होते हैं उनकी अपनी इंग्लिश काबिल हैं। बेहतरीन स्कोप है इंग्लिश लिटरेचर और इंटरनेशनली उसका स्कोप है। मैं भी गया था दमाम में, सऊदी अरब में, वहाँ पर मेरा लेक्चर था। वहाँ इंडियन स्कूल सबसे बड़ा वहाँ पर है, 18,000 बच्चे हैं एक जगह पर, एक स्कूल में। तो वहाँ पर मेरा लेक्चर था पेरेंट्स के लिए और इसके लिए। वहाँ की एक असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वाइस प्रिंसिपल जो है, वो मेरा इंट्रोडक्शन करने के लिए आई। मैं बताना चाहूँगा 500 बच्चियों को 5 सेंटेंस उसने बोले, 5 गलत। अरे बोले क्या है? वो बोले साउथ की, बोले
तो साउथ के वो सुने थे हमने, वो नर्सेस सुने थे, ये टीचर कहाँ से आ गए? तो अच्छे इंग्लिश टीचर्स का गल्फ में बहुत स्कोप है। 2 लाख स्टार्टिंग सैलरी है। आपकी शादी अगर गल्फ में काम करने वाले किसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट से और किसी से हो रही है, मैनेजर से, तो आप भी 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। बात हो रही थी टीचर की। टीचर जब जो जिसको बनने का है, उसके ताल्लुक से और एक बात करूँगा मैं बहुत तफसील से नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अगले 10 मिनट में मुझे बात खत्म करने के लिए चाहूँगा सवाल आप पूछें। टीचर आप स्टेप बाय स्टेप बनिए। नंबर 1, BA BEd या BSc BEd सब्जेक्ट सही लीजिए। BSc में भी सिर्फ बॉटनी मत लीजिए, सिर्फ जूलॉजी मत लीजिए। गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती नहीं है, आपको एडेड सैलरी नहीं मिलेगी। मशवरा कर लीजिए, BEd कर लीजिए, टीचर बन जाइए और ज्वाइन स्कूल ज्वाइन कर दो। 5,000 10,000 में स्कूल ज्वाइन कर दो। क्यों? क्योंकि टीचरों को बहुत सहूलत थी, वो टीचर होते हुए बहुत कुछ पढ़ सकते हैं घर बैठे बैठे, इग्नो से, इससे उससे, कई यूनिवर्सिटी से। स्टेप नंबर 2, MA या MSc कर लो, नेट सेट का एग्जाम दे दो, यू बिकम ए लेक्चरर, आप लेक्चरर बन गए। तीसरी और आखिरी स्टेज, और वो है PhD। आप PhD कर लो और अब आप प्रिंसिपल बन जाओ। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए 10 साल 12 साल भी लगते हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा बाद में, कि जिसमें 2 साल में आप PhD कर सकते हैं। अब PhD की ज़रूरत क्या है? हमारे यहाँ जो पैटर्न है, एजुकेशन पैटर्न 10 + 2 + 3, अभी इस साल से चेंज होने जा रहा है। 5 + 3 + 3 + 4 + 4 क्या है? 9 10 11 12, वो जूनियर कॉलेज है। +4, उस +4 जूनियर कॉलेज को एक सेपरेट प्रिंसिपल होगा, एंड ही हैज टू बी ए PhD। उसका PhD होना जरूरी है। तो हमारे लड़कियां PhD तक जा सकती हैं। अब इसी में मैं करियर की 1-2 बातें बची हुई, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा सोशल इशू कि आखिर लड़कियों ने आला तालीम क्यों हासिल करनी है, क्यों करनी है? Why she should go for a higher education? क्यों? कोई जवाब देगा? लड़कियों ने आगे क्यों पढ़ने का, क्यों पढ़ने का? यस, हाँ, आने वाली नस्ल जो है, आने वाली नस्ल बाद में आएगी, उसके बाद और कुछ? हाँ, जल्दी फास्ट सोचो तो नहीं। तो लड़कियों को ऐसे कॉलेज में भेजेंगे आप? 93% लोगों को खाली भी कॉलेज भेजेंगे? क्या 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 वजह क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यस, अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने अभी तक पैरों पे खर्च करके आए हम लोग। और सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे माशरे में, सोसाइटी में, मुस्लिम माशरा, हिंदू माशरा, सभी जगह पर सही या गलत तरीके से हमारे मैच द फॉलोइंग बना हुआ है। लड़कियां सुन ले, लड़की अगर डॉक्टर है तो उसको रिश्ता आता है डॉक्टर में, अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर, आर्किटेक्ट तो आर्किटेक्ट, अगर वो प्रोफेसर तो प्रोफेसर, अगर 12वीं पास है या गलत सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन तो रिक्शा ड्राइवर, वो भी एक रिक्शा, उसको जहेज में देने के बाद। रिक्शा ड्राइवर ने समझे, लड़कियां समझे क्या? हाँ, वो पान तम्बाकू वाला, गुटके वाला, वो रुमाल वाला, चाहेंगे क्या हम शादी करने को उससे? पान तम्बाकू गुटका। इसलिए आपके लिए कोई रास्ता नहीं है आला तालीम हासिल किए बगैर। ये मैच द फॉलोइंग बना हुआ है, सही या गलत। लड़के लोग शादी.com के मैट्रिमोनियल के ऐड में वो लिखते हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, उस पर हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मतलब क्या? अगर सावनी लड़की है, काली लड़की है, थिंग लड़की है, उससे कहाँ जाने का?
उस पर हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। वो लिखते हैं कि कॉन्वेंट एजुकेटेड चाहिए। क्यों? नॉर्मल इंग्लिश मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले, मराठी मीडियम वाले नहीं चल सकते, उस पर हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। लेकिन लड़के अगर ये लिखते हैं कि एजुकेटेड लड़की चाहिए, वो उनका हक है, वैसा लिख सकते हैं। लिखते क्या? वो चुपके चुपके पूरी सैलरी स्लिप भी देखते हैं आपकी। बड़े बड़े दीनदारी की बातें करने वाले हैं, वो वाली लड़की भेजो, 2 जोड़ी कपड़ों पे भेजो, 2 महीने के बाद में उसको काम पे लगा दे, जाओ जॉब ढूंढो, जॉब करो, एक पगार खाएंगे और एक पगार से EMI भरेंगे। अरे EMI कहां से आ गया? लेकिन ये है हकीकत। इसलिए लड़कियों पढ़ो, पढ़ो, और कोई रास्ता नहीं है। नो यू टर्न, नो राइट टर्न, नो लेफ्ट टर्न, पढ़ो और कोई रास्ता नहीं है। अगर पीसफुल माइंड चाहिए, माँ बाप क्या चाहते हैं कि लड़की ब्याह देगी, उस रात से मैं आराम से सो जाऊंगी, ऐसा नहीं कि फोन पे फोन बज रहे हैं। वो इन-लॉज का, सास ससुर वालों को, वो समझी लोगों का फोन उठाने को हाथ कांप रहे माँ के, भाई हमें आपकी क्या मुसीबत आ गई, शक्कर कम है कि चाय कम, क्या आपने क्या नमक कम हो गया सालन में, चाय के लिए फोन कर रहे, क्यों सता रहे, क्या मांग रहे अभी? पढ़ो और कोई रास्ता नहीं। लड़कियां और पढ़ा है उनको, अरे बदबख्ती को और बदकिस्मती को पूछते न बैठे। इसलिए लड़कियों का आला तालीम हासिल करना जरूरी नहीं बल्कि लाजमी है। हम बात कर रहे थे ग्रेजुएशन के बाद क्या, उसमें टीचिंग आ गई, टीचिंग लेकिन सही सब्जेक्ट के साथ सही तरीके से अल्लाह के लिए मशवरा कर लीजिए। नंबर 2, आप जो हैं वो लॉ कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं और आप जो है वकील बन सकते हैं। लड़कियां अगर आप वकील बनना चाहती हैं तो कॉर्पोरेट लॉ खाली करो और कोई मत करो। क्यों? क्योंकि आपकी सास जो है वो डरती है आपको, वो पहले सोचते ना वकील बहू नहीं चाहिए मेरे को, जेल में डालेगी। अरे क्यों जेल में डालेगी? भाई कुछ गलत काम करेंगे तो डालेगी, ये पहले से उसका प्लान है डराने का बहू को। आप सब्जेक्ट ले लो और वो एक कॉर्पोरेट लॉ, और कोई लड़कियां और कोई मत लो, फैमिली लॉ, इनकम टैक्स लॉ, सेल टैक्स लॉ, ये लॉ वो लॉ, लड़कों को छोड़ो। नंबर 3, आप बन सकते हैं, आप MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतरीन MBA। कोई गली कुचे के मोहल्ले से आप MBA करेंगे और आप 25,000 महीने के कमा रहे हैं, लेकिन आप बन गए क्लर्क, कुछ फायदा नहीं उसका। आप कैट का एग्जाम ही करो, मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, उसमें एक रिटन टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। तैयारी कैसे करने की, क्या कैसे करने की, हमारे पास आ जाइए, हम पूरी फाइल बना के देंगे, उसको आंखें बंद करके फॉलो कीजिए। तो कल रात में बैठ के मैंने फाइल में बनाई है, पिछले 35 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बच्चों को गाइड करने के 35 ईयर्स हुए हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खालिस एजुकेशन के टॉपिक पर 17 बुक लिखे हैं, 17 बुक्स, शेर व शायरी पे नहीं, 17 बुक्स लिखे हैं एजुकेशन पे, और 2 बुक्स अभी पैंडेमिक में तैयार हुए, इंग्लिश में, उर्दू में। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 26 वर्षों से मैं हर संडे को एजुकेशन के टॉपिक पर एक कॉलम लिखता हूँ जो इनकलाब में आता है, इसके अलावा 18 और अखबारात में आता है, अब इंग्लिश में भी आता है, उसके अलावा मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम सब जबान में आता है। हम आपको एक ग्रुप बताएंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिस जबान में चाहिए उसमें आपको आ जाएगा। इस संडे को 2 दिन के बाद जो कॉलम मेरा आएगा वो है मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस, बच्चे मैथमेटिक्स से क्यों भागते हैं और उसका कोर्स करेक्शन क्या है। ये जो अभी 1-1.5 महीना बाकी है रिजल्ट आने के बाद में एडमिशन का, इस 1.5 महीने में
उन बच्चों की मैथमेटिक्स आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे उसका फार्मूला दिया हुआ है। इस संडे को इनकलाब में जगह फिक्स है 26 साल से, पेज नंबर 8 पे नीचे फाउंडेशन पे मेरा कॉलम रहता है जो एजुकेशन के ताल्लुक से रहता है। तो ये सारे फार्मूले मैं पिछले 35 ईयर्स से आजमा रहा हूँ और मैंने अपने घर में भी आजमाए हैं और बाहर भी, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। हम बात कर रहे थे MBA और लास्ट में करके की बात बता रहा हूँ, उससे मैं सवाल चाहूँगा आप पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, और उसका नाम है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बच्चों इस पर मैं ज़्यादा 2-3 मिनट बात करूँगा तफसील से। ये एग्ज़ाम देख के क्या फ़ायदा है, आप क्या बन जाते हैं इससे। अभी एक लड़की आई, उसने बताया क्या बन जाएंगे, IAS। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 23 कैटेगरी के ऑफिसर बनते हैं, IAS, IPS, IRS, IFS वगैरह। ये लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं, पूरा मुल्क चलाते हैं, ये इस मुल्क की सारी पॉलिसीज तय करते हैं। और इसको बच्चों के लिए ये करियर को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि बच्चों ये UPSC का एग्जाम इस धरती पर वाहिद ऐसा एग्जाम है, सब लोग सुन लो, लड़के लोग भी सुन लो, UPSC का एग्जाम एक वाहिद ऐसा एग्जाम है कि जिसमें फेल होने में भी फायदा है, डिस्क्वालीफाई होने में भी फायदा है। मैंने हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। क्यों? सुन लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में आपके पास में हिस्ट्री से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, करंट अफेयर्स, उनके ताल्लुक से इतना सारा नॉलेज आता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, फेल भी हो गए, तब भी आपको स्कूल के 10 साल और कॉलेज के 5 साल, 15 साल में जो नॉलेज मिला है उसके एग्जैक्टली 50, 60, 70 ने 100 टाइम्स, बिलीव मी, 100 टाइम्स नॉलेज इस एग्जाम की तैयारी में मिल जाता है। आप अगर फेल, डिस्क्वालीफाई हो गए, वो आखिरी एग्जाम जिसमें आप फेल हो गए, उसके बाद आपको फेल करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। आपके बायोडाटा में ये लिखना कि UPSC अटेम्प्टेड, दैट इटसेल्फ इज द क्वालिफिकेशन। UPSC अटेम्प्टेड, क्योंकि वो इंटरव्यू लेने वाला तो ऐसा पीछे हटेगा, बाप UPSC अटेम्प्टेड मतलब क्या, ये लड़का जो है वो नॉलेज का समंदर तैर के पाया है, दरिया में समंदर वो तैर के आया है, इससे क्या सवाल पूछने का। एग्जाम आप बच्चों अटेम्प्ट जरूर कर लो, हर बच्चा UPSC का एग्जाम कर सकता है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, आर्किटेक्ट भी, ग्रेजुएट भी, सब। आप डॉक्टर बनते हैं, इंजेक्शन लगाएंगे, दवा देंगे, UPSC अटेम्प्ट किए तो आप जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के इंचार्ज बन जाते हैं, सारे डॉक्टर आपके अंडर में। आप इंजीनियर बन गए, छोटे मोटे जॉब करेंगे, लेकिन UPSC का एग्जाम दिए तो सारी इंजीनियरिंग पॉलिसीज आप तय करेंगे। 3 लेवल में एग्जाम होता है, एक प्रीलिमिनरी एग्जाम है, एक मेन है और एक इंटरव्यू है। प्रीलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, मेन एग्जाम में 9 पेपर होते हैं और इंटरव्यू है। इसके लिए गाइड करने वाले इदारे हमारे मुंबई में भी हैं। कैपिटल टॉकीज BT के सामने गवर्नमेंट का इदारा है, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। वहीं पर नज़दीक में हज हाउस है, बेहतरीन कोचिंग आपको जो है वो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एहतमाम जो है वो आपको कहाँ पर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपको हमदर्द स्टडी सर्कल, न्यू दिल्ली।
प्राइवेट भी बहुत है, प्राइवेट वालों की फीस होती है 2-2 लाख। ये एग्जाम बच्चों आप लड़कियां भी कर सकती हैं, अफवाहें बहुत फैलती हैं इसके ताल्लुक से। अरे ये एग्जाम पाए करके हमको जो है वो पॉलिटिशियंस का गुलाम बनना पड़ता है, नहीं, उनको आपको गुलाम बना के आना चाहिए। बोले इस पर साइन करो, फिर तुम्हारा ट्रांसफर किया जाएगा। आपने वो मंत्री को क्या बोलना चाहिए, मिनिस्टर को क्या बोलना चाहिए, वो बैग तैयार है मेरा, पैक करके कब का रखा हूँ। खाली बैग बताएंगे तब भी वो डर जाएंगे। और वो अंडमान निकोबार में जाने को तैयार है, मेरी बैग तैयार। क्यों? क्योंकि अभी उनको ट्रांसफर चार्जेस जो लाखों में देने पड़ते हैं। वो हर एक को धमका सकते हैं, आपको बार बार ये नहीं कर सकते। मियाँ और बीवी का पहले वो ट्रांसफर अलग अलग करते थे, मेंटल टॉर्चर देने हैं। अब वो कायदा आ गया कि मियाँ बीवी दोनों साथ में रहेंगे। क्या करेंगे आप? ईमानदारी से बच्चों, ईमानदारी से एक IAS ऑफिसर रिटायर होने के बाद में ईमानदारी से उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। ईमानदारी से। बेईमानी से 200 करोड़ भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो जेल में जाके बैठने का है, चक्की पिसते हुए। बेईमानी से मत जाओ, ईमानदारी से 10 करोड़। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम है, मेन एग्जाम है और इंटरव्यू। कैसे क्या हम बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। ये एग्जाम आप में से हर बच्चा कैसे अटेंड करेंगे? नंबर 1, डेली न्यूज़पेपर। आप में से हर बच्चा डेली न्यूज़पेपर पढ़ेगा। कौन सा पेपर पढ़ेंगे? आप नेट पे पढ़िए। और जिस पेपर का मैं नाम सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, वो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, वो लोक सत्ता नहीं है, वो पेपर है द हिंदू। ये साउथ का पेपर है, हिंदू। उस हिंदू पेपर में एडिटोरियल पेज पढ़िए। एक एडिटोरियल होता है, एक मेन आर्टिकल होता है, उसको पढ़िए। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फायदा उठाइए। न्यूज चैनल्स मत पढ़िए, हमें मत सुनिए, व्यूज चैनल की सुनिए। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ नाम उनको, रात को 8 और 10 के दरमियान में रवीश कुमार, अभिषाल शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और आरफा खानम शेरवानी, इनके ब्लॉग सुनते जाइए। अब इनको ब्लॉग सुनने का एक तरीका होता है, ये कोई लता मंगेशकर के गाने नहीं है कि रेगुलर आप सुन रहे। लॉन्ग नोटबुक रखिए, डेट लिखिए, और जो स्टे कर रहा है तब उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक के ब्लॉग में, हर एक के प्रोग्राम में आपको 2-3 अच्छी नई बातें मिलेंगी जो कहीं नहीं मिल सकती। उसको नोट कर लीजिए। नंबर 3 और वो है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज की एक किताब का नाम सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, खरीद लीजिए। उसका सबसे बेहतरीन ऑथर है टाटा मैकग्रो। टाटा मैकग्रो की ये किताब आपको जो है वो आइडियल बुक डेपो, मैजेस्टिक बुक डेपो, स्टूडेंट्स बुक डेपो यहाँ मिल जाएगी। ये किताब से आप घबराने का नहीं, 1500 पेजेस की बुक है, मेरे पास लेके आ जाइए। ये बुक आपको 2 साल में पढ़ने की, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का है। कैसे पढ़ने का, याद कैसे करने का, पेंसिल हाथ में रखिए। आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा हथियार पेंसिल है। इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कीजिए। एग्जामिनर जो है उसका दिमाग पढ़िए कि उसके माइंड में क्या है। एग्जामिनर को हराने का है, पेपर सेटर को हराने का है, तो आपको हराना चाहता है, आप उसको हराइए। उसके माइंड पढ़िए कि ये पॉइंट पूछेगा। कैसे? हमसे पूछने वाले जाइए। जनरल स्टडीज की बुक खरीदिए टाटा मैकग्रो की, और ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा MPSC का एग्जाम भी है। MPSC के एग्जाम के लिए मराठी कंपलसरी है, और हमारे बच्चे मराठी से भागते हैं। क्यों? क्या वजह? तो मराठी बोलते हैं, मराठे याद आते हैं, वो अफजल खान याद आते हैं, शाइस्ता खान याद आते हैं। वो काहे के लिए? मराठी बहुत रिच लैंग्वेज है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। इसका लिटरेचर दुनिया के किसी भी जबान के सामने रख सकते हैं। मराठी जबान के ड्रामे दुनिया की किसी भी जबान के सामने रख सकते हैं। मराठी को दुश्मन मत समझिए,
मराठी सिर्फ मराठों की ज़बान नहीं है, मराठी मुसलमानों की ज़बान भी है। जिस तरीके से उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू का टॉप मोस्ट जो राइटर्स हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, ब्रिज नारायण चकबस, आनंद नारायण मुल्ला, ये हैं गोपी चंद नारायण, ये हैं जो टॉप मोस्ट उर्दू के राइटर्स हैं, जो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं। जबान का कोई मजहब नहीं होता। मराठी से मत भागिए, मराठी बहुत सिंपल लैंग्वेज है। मैं कई लैंग्वेजेस में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ दे सकता हूँ। उसमें 3 लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ। उसमें उर्दू है, इंग्लिश और मराठी। महाराष्ट्र में 3 ज़िले ऐसे हैं, सातारा, सांगली और कोल्हापुर, जहाँ मुस्लिम बच्चे 95% बच्चे मराठी स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाकर मैं 3 घंटे 5 घंटे मराठी में लेक्चर देता हूँ। मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो किसी भी ज़बान से मत भागिए। MPSC का एग्ज़ाम जो है वो आप उससे क्रैक कर सकते हैं और उससे तहसीलदार, कलेक्टर, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा बहुत सारे करियर हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फिशरीज, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc एनिमल हस्बेंड्री। ये ऐसे हैं जिसमें आपको बड़े बड़े जॉब्स वगैरह मिल सकते हैं। तासुब, डिस्क्रिमिनेशन, सब किताबी बातें हैं। भेदभाव ऐसा कुछ होता नहीं है। जिसको भागने का है वो ऐसे बहाने करते रहता है। बच्चों, मैंने मुख्तसर से कम वक्त में मैंने ये सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मेरा आज का ये गाइडेंस का लेक्चर एक इब्तिदा है, एक शुरुआत है। इसके आगे भी अगर आपको कभी कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुबारक आपकी gmail.com, जो इनकलाब में मेरा ईमेल ID चलता है, इनकलाब में हर संडे को पेज नंबर 8 पे उस पर आप मेल करके वो आप सवाल जो भी हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो अपना करियर बना सकते हैं। मैं तमाम नेक दुआओं के साथ में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह करे कि आप ये बच्चे जो हैं वो आपकी फरमाबरदारी करने वाले, आपकी बात सुनने वाले बन जाएं। ये हज़ारों किताबें नहीं, हज़ारों लाइब्रेरियाँ इसके अंदर महफूज हैं, लेकिन ये डेंजरस भी है। इसमें जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। नंबर 2 तरीके से, जब गेम्स खेलते हैं हमारे बच्चे तो वहाँ पर से सामने से जवाब क्या आता है? सामने से आखिरी बात आ रही है 1 मिनट के अंदर। गेम्स खेलते हैं हमारे बच्चे, सामने से उधर से क्या जवाब आता है? ऑसम, एक्सेलेंट, वेरी नाइस, कीप इट अप। तो तारीफ में वो बच्चे हमारे बढ़ते जाते हैं। माँ बाप को सोचना ये है कि ये अल्फाज क्या हम अपने घरों में अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं कभी? अच्छे मार्क्स के बावजूद वेरी गुड, ऑसम, एक्सेलेंट बोलते कभी? कोई थाना पे उनको वो अल्फाज सुनने को मिलते हैं, वहां पे जाते हो? नंबर 2, क्या हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे गलत सलत साइट्स पे न जाएं, पहला काम तो वालिदैन ये करें कि अपने मोबाइल को लॉक न करें, खुद की अपने मोबाइल को लॉक न करें। हम अगर लॉक नहीं कर रहे हैं तो हमको हक पहुंचता है अपने बच्चे का मोबाइल देखने का, तो बच्चे कहाँ गया है। बच्चे को पूरी लिबर्टी होनी चाहिए कि माँ बाप कौन सी साइट्स पे गए, और कोई रास्ता नहीं है। ये तबाही घरों में आ गई है। हम पहले क्या करते थे, एक मोबाइल दे और पढ़ाई कर, स्टडी कर। अब क्या बोल रहे हैं, अरे ये मोबाइल ले और स्टडी कर। इंतहाई खतरनाक चीज, एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब उसकी जेब में रखते हैं, बोलते हैं ये बॉम्ब है, संभाल के इस्तेमाल करो। अरे बॉम्ब है, फटेगा ही। लेकिन ईमानदारी ये होनी चाहिए कि इसमें कोई लॉक न हो, और हम कौन से साइड पे गए हैं वो बच्चे ये करें, ताकि बच्चे जो है क्या कर रहे हैं वो हमको भी मालूम पड़े। ये बातें हो रही थी, ये सारी करियर प्लानिंग
और ज़िंदगी की मनसूबाबंदी उसके ताल्लुक से। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा तो आगे की बातें इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। मैं तमाम तर नए ख्वाहिशात और दुआओं के साथ में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हाज़िर महफिल, अब बिलखुसूस हमारे यहाँ पर बैठे हुए तलबा व तालिबात, अगर आली जनाब काफरी साहब से आपके जहन में कोई सवाल है तो ये माइक हम आपको देते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है कि करियर सिलेक्ट करने के लिए जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो क्या रोल प्ले करता है, तो वो टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है अपनी कम्युनिटी के लोग जो है उस तरफ नहीं जाते हैं। देखो एक होता है और नई किस्म के टेस्ट आ गए, ये जो हैं सिर्फ इसलिए करनी चाहिए ताकि अपने बच्चे का डिफेक्ट क्या है वो मालूम पड़े। वो अपनी टेस्ट कराने वाले ये लोग कोई ज्योतिष नहीं होते कि जब बालक तू ये बन जाएगा, जब बालिके तू ये बन जाएगी, नहीं। जैसे बच्चा एक टेस्ट दे रहा है और उसके आखिर में लिखा रहता है कि आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। वो कैसे लिखा उसने, क्यों नहीं बन सकता? तो उसमें एक सवाल लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो है वो डेड बॉडी देख नहीं सकता, वो खून देख नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ये नतीजा निकाला कि डॉक्टर नहीं बन सकता। आपको मालूम पड़ेगा डिफेक्ट क्या है, तो टेस्ट को फाड़ दीजिए, मैयतों पे लेके जाओ, वीडियो बताओ एक्सीडेंट्स की, खून बताओ, वो बन सकता है। इसलिए जो है वो डिफेक्ट खाली क्या है मालूम करने के लिए, वो फाइनल नहीं है। आपका बच्चा लास्ट में आ गया, इंजीनियर नहीं बन सकता, अंदर टटोलिए कि क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स कमजोर है। ठीक है, पढ़ा ली मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक टीचर एक ट्यूटर को पकड़िए, भाई मेरा बेटा अभी एसएससी का एग्जाम दिया है लेकिन उसको 2 का पहाड़ा 2 का टेबल भी नहीं आ रहा, वहाँ से शुरू करो और 2 महीने के अंदर वो पूरा मैथमेटिक्स आपका कवर कर लेगा। डिफेक्ट खाली मालूम करने के लिए, उससे क्या आखिर बच्चा मेरा ये क्यों, वो क्यों लिख के दे रहे हैं। इसके बावजूद मेरी नज़र में बच्चे का बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन गाइड उसके माँ बाप जो बचपन से ऑब्जर्व करते आए हैं। एक अमेरिकन रिटर्न आ गया अभी 10,000 रुपये उसने फीस ली 1 घंटे की आपके बच्चे का टेस्ट लेने के लिए, बहुत खुश, अमेरिका रिटर्न उसने किया। तो 1 घंटे में आपके बच्चे को ऐसा पहचान गया जो आप 20 साल में पहचाने नहीं। आप सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, इससे आपका ऑब्जर्वेशन पहले होना चाहिए कि आपके बच्चे का क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आपने शुरू में अपनी बात में कहा था कि इंजीनियरिंग करने के लिए 2+4, लेकिन 3+3 को आपने बताया एकदम खतरनाक है। देखिए पहले डिग्री गारंटेड एंट्री मिलती थी, अब क्या हुआ सेकेंड ईयर में, अब क्या हुआ है कि 11-12 साइंस और उसके बाद में जब बच्चे जा रहे हैं तो पहले ये था कि 2 सब्जेक्ट में जो फर्स्ट ईयर में फेल हो रहा है वो जाके सेकेंड ईयर में बैठ रहा है। अब बहुत फेल होने लगे तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि जो फर्स्ट ईयर में 5 में भी फेल हुआ है वो सेकेंड ईयर में जाके बैठ रहा है। तो सेकेंड ईयर में जगह खाली नहीं हो रही है, 5 में फेल होने वाले बच्चे भी जो है वो सेकेंड ईयर में गए। तो ये डिप्लोमा वाले मुंह तकते बैठे, अरे तो हमको एंट्री कहाँ मिल रही, 80% सीट्स कम हो गए वहाँ पर। और आप डिप्लोमा से डिग्री जाने के लिए आपको अगर पनवेल में पिल्लई में भी एडमिशन चाहिए तो 88% थ्रू आउट डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तब आपको डिग्री मिल रही है। ये रिस्क लेने के बजाय
क्योंकि डिप्लोमा वाले को इंजीनियर नहीं बोलते, डिप्लोमा वाले को मैकेनिक बोलते। वो हमेशा डिग्री इंजीनियर का असिस्टेंट रहेगा, वो पकड़ दो, वो तोड़ी दो, ये करते बैठेगा। इसलिए आसान सेफ रास्ता ये है 11, 12 साइंस, जेई या MSTCT और उससे 4 साल की डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, यस जल्दी माइक। आई कंडक्ट लेक्चर्स फॉर UPSC माई सेल्फ। सर हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम गाइड करते हैं और जो ऑलरेडी हमारे साथ हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, उनके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। जो रेप्यूटेड बॉडीज़ हैं जैसे UPSC हो गया, उनको लगता है कि हमारे लिए जब हम जाएंगे ऐसे एग्जाम्स के लिए तो हमारी तरफ एक बायसनेस होगा, पार्शियलिटी होगी। तो इस मिसकंसेप्शन को कैसे दूर किया जाए सर माइनॉरिटी को? दोस्तों मैंने अच्छी खासी बात की, लगभग 10 एटीट्यूड होना या डिस्क्रिमिनेशन होना या भेदभाव होना ये रहता है, लेकिन ये लेवल पे, हाई लेवल पे नहीं होता है। और उसको निकालने के लिए कभी किसी एक्सपर्ट को बुलाइए तो 1 घंटा कम से कम मैं खुद आके कभी बात कर सकता हूँ, जब मैं प्रूव करूँ। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू जो है वो कितने मार्क्स का है? तो 275 मार्क्स का है। बाकी थ्योरी जो है कितने मार्क्स की है? तो 1100, 1200, 1300 मार्क्स की तो थ्योरी है, वो फैसला करती है। अब 275 में अगर 0 में तब भी आपने अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पर तो क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए ये जो है वो अगर वहाँ 0 भी मिलता है, ऐसा नहीं है और ऐसा होता नहीं है। वो हायर लेवल पे ऐसा होता नहीं है। उसको फौरन दूसरा जो है देने का वो ये कि हमारे हाफिज कुरान इंटरव्यू में पास हुए, मालेगांव का हाफिज कुरान पास हुआ है। उसके अलावा जो हैं वो कई जो मदरसा प्रोडक्ट हैं वो पास हुए हैं। दाढ़ी टोपी रख के वो जाते हैं, वो पास होते हैं। वो सामने आते ही बोलेंगे भाई ये इसको फेल करने का है, दाढ़ी टोपी रख के आए। ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट, मिसकॉन्सेप्शन जो है उनका वो दूर करने के लिए कभी किसी एक्सपर्ट को बुलाइए तो वो ऐसा नहीं, बाकायदा वो वाइट बोर्ड और ये उसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक्सप्लेन कर सकता है कि ये लेवल पर। और मैं 0 कह रहा हूँ, इंटरव्यू में 0 वहीं कर सकते हैं, रिटर्न टेस्ट में जो लिखा उसी मार्क्स मिलेंगे। तो 0 मिलने के बावजूद भी जो है वो IAS में सही, IPS में सही, लेकिन IFS, IRS कैटेगरी में वो सिलेक्ट हो ही सकता, उसको समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, समाज के जो है एरोनॉटिकल में जाने के लिए बहुत सारे अभी उनके लिए कुछ है क्या इसको? क्योंकि बहुत बच्चे एरोनॉटिकल में जाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है ना ये एक नया मतलब एक विजन है कि सारी दुनिया चांद के ऊपर उसके ऊपर जाने की कोशिश में कर रही है। तो मुझे देखिए मैंने अभी यहाँ पर जो है जो मम्बेश्वर में आई बात, चांद पे, नासा पे, इसरो पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सवाल ये है जो टॉप 10 जो फील्ड्स ली पता है उससे मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मरीन इंजीनियरिंग नहीं ली, इसलिए उसका स्कोप है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो पीस ऑफ माइंड के साथ और फैमिली लाइफ के साथ में करीब चले। मैं सिर्फ इसलिए उसमें जो है वो नहीं ये कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अगर श्योर जॉब्स हैं, जाकर कहीं रिसर्च कर सकते हैं, इसरो है, नासा है, तो फैमिली भी है, तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फैमिली। आपके बच्चे किसी और के हवाले हैं, ट्यूटर के हवाले हैं, पड़ोसी के हवाले हैं, रिश्तेदारों के हवाले हैं, और आप जो है वो उड़ान भर रहे हैं नहीं। और इसीलिए मेरे टॉप 10 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मरीन इंजीनियरिंग नहीं है। तो इसलिए नहीं अपना डिस्क्रिमिनेशन होता है, कुछ होता है, लेकिन उसमें न जाते जैसा भी कंप्यूटर और IT में नई फील्ड्स आए हैं जिसमें AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, और इसके अलावा जो है वो रोबोटिक्स है, बेहद स्कोप्स हैं। तो यहाँ पर एक अरेबिया गल्फ कंट्रीज में, कनाडा में और कहीं कहीं जा सकते हैं, और इवन ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों के लिए जो है वो सेफ जगह है और उसमें करियर बना सकते हैं।
एरोनॉटिकल जो है और मरीन मैंने जानबूझ के छोड़ दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने पीएचडी के बारे में बताया था कि मुंबई यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने जाएंगे तो 10 साल तक लग सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आप कुछ बताने वाले थे तो शायद टॉपिक कुछ चेंज हो गया था। इसके अलावा टॉपिक चेंज नहीं किया था मैंने टॉपिक को छोड़ दिया था अधूरा। तो मैं वो जानना चाहता हूँ दूसरा ऑप्शन जो आप बताना चाह रहे हैं तो वो उसका वेटेज क्या, जो मुंबई यूनिवर्सिटी जितना वेटेज होगा क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे? और मैं अभी वो यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसे कुछ वजह थी कि जिसकी वजह से जो है वो हमने किया है, उसकी वजह है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी से एक टैग आपको मिलता है अगर तो यू आर अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ द जूनियर कॉलेज, तो उसका फायदा है। ठीक है, जिसको एक्चुअल रिसर्च करने की है आ जाए और आप बता सकते हैं कि अभी एमफिल हट गया है तो उसमें एमए एमएससी और नेट सेट का एग्जाम क्लियर करके अभी टीईटी भी है समझिए, और उसके बाद में वो कहाँ से कर सकता है। तो जो एक्चुअल एग्जाम पास किया, क्योंकि मैं शॉर्टकट से चले जाने का ऐसा नहीं, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि पीएचडी करो एंड यू गेट ए टैग ऑफ द प्रिंसिपल, जिसको एक्चुअल करने का है मेरे पास भेज दीजिए। क्वेश्चन मेरा था कि नेट के बाद अभी जैसा कुछ नया रेगुलेशन आया कि असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए भी पीएचडी कंपलसरी हो गया है, क्या वो ऐसा कंपलसरी हो गया? हाँ कंपलसरी है, JRF जो रिसर्च करो और ये कंपलसरी है। और मैं तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ कि पीएचडी एक खेल है, ये बता रहा हूँ ये पीएचडी पहुंचे बगैर आपकी तालीम मुकम्मल नहीं हो रही है, ये समझिए हमारे बच्चे। खाली एमए एमकॉम तक न पहुंचे, सिर्फ नेट सेट का एग्जाम न दें। हर बच्चा जिसको एकेडमिक में जाने का मैं बताया ABC और C लेवल है पीएचडी करना और प्रिंसिपल बनना। हर लड़का हर लड़की को मैंने इसलिए बताया कि वो पीएचडी करने के बाद प्रिंसिपल बनने के बाद प्रोफेसर बनने के बाद A1 कैटेगरी का रिश्ता आ रहा है, इसलिए आप पीएचडी जरूर कर लीजिए, वो जरूरी है। पीएचडी के बगैर आपकी तालीम मुकम्मल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई सवाल है? सलाम अलैकुम सर। वो MST CET का जो ये एग्ज़ाम होता है, जो टेस्ट होता है, उसको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है? मतलब मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। NCERT की बुक्स जो हैं वो हर चीज़ की दवा है। NCERT सबसे अच्छी बुक्स है। इसके अलावा जो है चांद है, उसके अलावा जो है बुक्स हैं वो टारगेट पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, इनको आप रेफर कर सकते हैं। और अरिहंत की बुक्स भी सब जगह पर काम आते हैं। सर मेरा सवाल है, आप देखेंगे कि इस तरह के जितने भी बैनर्स लगे होते हैं तो उसमें 5 लड़कियों का और 1 लड़के का नाम फोटो होता है, तो उस रेशो को कम करने के लिए और लड़कों की तादाद बढ़ाने के लिए हम क्या करें? बहुत बड़ा टॉपिक पूछे जनाब ने छेड़ा है। प्रोग्राम खत्म होते होते बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ, इसमें कोई दो रही नहीं। शुरुआत कहाँ से करनी है इसकी? लड़कियाँ खुद सजेस्ट कर दें कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये इस्लाही माशरा के लिए शुरुआत कहाँ से करने की है? लड़कियाँ खुद सजेस्ट करें, क्या करेंगे? वो बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ उनकी तरफ से। नंबर 1, बेटों की पैदाइश पर मिठाई बांटना बंद कर दो। पहला काम ये क्या होता है, घर में बेटा हुआ है, एक अस्पताल में नर्स आके बोलती है कि बेटा हुआ है, खानदान में चला अरे वो दावत में करो, ये करो, वो करो। जैसे ही नर्स ने आके बोली कि बेटी हुई है, ठीक है वे अल्लाह की मर्जी, जिसे बेटा किसी और की मर्जी से पैदा होने वाला है। बेटी हुई तो मातम हो रहा है और बेटा हुआ तो दावतें हो रही हैं, तो बेटों की पैदाइश पर मिठाई बांटना बंद कर दो।
और वो मिठाई कबूल मत करो, वो पेड़ कबूल मत करो। डिस्क्रिमिनेशन वहां से शुरू होता है, उसका इंपॉर्टेंस वहां से शुरू होता है। नंबर 2, बेटों को वालिदैन सुन ले, बेटों को बुढ़ापे की लाठी समझना बंद करो। अरे बुढ़ापे की लाठी है, तू संभालेगा नहीं, तू कर घूमता या कुछ भी कर क्या जा, किधर भी जा, किस तरह जा रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं है, बाद में संभालेगा नहीं, बाद में देखेगा नहीं। अरे अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह आपको रिज़्क़ देने वाला है, बेटा क्या आपको रिज़्क़ देगा। और नंबर 3 और आखिरी बात ये कि जो सख्ती आप अपनी बेटियों के साथ में करते हैं वही सख्ती आप अपने बेटों के साथ में। क्या होता है भैया, घर में एक बेटी कहती है, अम्मी जरा मैं कहीं फूट देने को जा रही हूँ मेरी सहेली के पास में, तो माँ कहती हाँ ठीक है, 5 मिनट जाने में, 5 मिनट आने में, 2 मिनट बात करने में, 12 मिनट में वापस आ जाओ। वो बेचारी 11 मिनट में वापस आती। बेटा कहता है, वो कहता क्या है, वो झूमता ज्यादा है और कहता ज्यादा है ना, कहता कम है। दोपहर में 3 बजे वो कहता अम्मी मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं शाम को 7 बजे जाता हूँ। अरे 9 बजे आ जाए, 9 बजे आते जैसे परेशान है, 9 बजे। उसको जो आजादी, जो लिबर्टी मिली है, और उसको समझने वो खानदान का चिराग टिमटिमा रहे हैं, ये चिराग तेल नहीं है चिराग में। और क्या खानदान का चिराग, क्या खानदान की इज्जत थी, इसलिए उनको वो लिबर्टी मत दीजिए। आगाज इस तरीके से कीजिए। बहुत सारे ये डिटेल में जो है वो हम इस पे कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई सवाल, आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जैसे हर बच्चा ज़हीन नहीं होता है, हमारे बच्चे चाहते हैं कि वो अच्छा स्कोर कर सके लेकिन फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई पे, उनको दूसरी। वेरी गुड क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है और मैं इसको डिटेल में जवाब दूंगा, 1-2 मिनट सुन लीजिए। ये इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी बच्चे हैं उनकी पहले हकीकत सुन लीजिए। 5% बच्चे जीनियस होते हैं, जीनियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। 20% बच्चे इंटेल होते हैं, ज़हीन होते हैं। कितने हो गए? 25। 5% जीनियस, 20% इंटेलिजेंट, 25। और 75% ह्यूज मेजॉरिटी, वो कौन है? वो कौन से हैं? एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो लर्नर्स, हत्ता के मेंटल रिटार्डेड। कितने हैं वो? 75% बच्चे हैं। और हमारे माँ बाप जो हैं वो सोचते रहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों। क्या होता है रवैया हमारे घरों में, और वो नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में क्या होता है, आपका एक बच्चा है जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो पढ़ाई कर रहा है। What were the reasons of the Second World War? 10 पॉइंट्स है, वो पढ़ रहा है। बाजू का बच्चा होशियार है, आप सुन रहे हैं, वो भी वही पढ़ रहा है, वो बहुत होशियार है। उसने 10 के 10 पॉइंट्स उसने जो है वो 5, 7, 10 मिनट के अंदर याद कर लिए, उसके अम्मी ने सुन लिए, बात खत्म हो गई। आपका बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज है। 15 मिनट, आधा घंटा, 5 पॉइंट हो गए कि गाड़ी रुकती है। फिर बच्चा क्या बोलता है, अम्मी मेरा पहला लफ्ज़ हो, पहला लफ्ज़। तो बोलता है कि नाजी पार्टी ने जो है वो बहुत बड़ी जो है वो हुक्म मचा दी। छठे पर अम्मी जरा पहला लफ्ज़ हो, पहला लफ्ज़। हिटलर, हाँ हिटलर ने जो है हिटलर। अब पहला लफ्ज़ बोल के उसकी गाड़ी आगे बढ़ती। आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, 5 पॉइंट से आगे गाड़ी आपके बच्चे की बढ़ती नहीं है। अब माँ क्या करेगी? क्या करेगी माँ? पौना घंटा हुआ, दे धराधर कान के नीचे लाल करेगी उसको। माँ मार क्यों रही है? पौना घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 5 पॉइंट्स के आगे गाड़ी आपसे बड़ी नहीं है। माँ इसलिए मार रही है। माँ क्यों मार रही है? माँ इसलिए मार रही है कि पड़ोस के बेटे का जल्दी क्यों याद हो गया। हम अपने दुखों से उतने परेशान नहीं है जितने दूसरों के सुखों से परेशान। क्यों सुखी क्यों है? सुन लीजिए,
पूरे कुरान में कहीं पर भी इंटेलिजेंसी टैलेंट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट रहेगा। वो बच्चा अभी ज़हीन है, जिंदगी भर ज़हीन रहेगा ऐसा नहीं। एक अच्छी माँ का रवैया क्या होना चाहिए था? 5 पॉइंट्स याद हो गए। क्या करना चाहिए था उस अच्छी माँ ने? देखो तुम बुद्धू नहीं है, तुम कमजोर नहीं है, और होते तो तुमको 5 पॉइंट्स याद नहीं हुए होते। पहले अटेम्प्ट में तुमको 5 पॉइंट होते। अभी अगस्त महीने में जब सेकंड रिवीजन होगा तुमको 2 पॉइंट्स और याद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? उसको काउंटिंग करने में अच्छा लगता है। 5 और 2 7। हाँ हमें 7। अक्टूबर में फाइनल रिवीजन होने वाला है, उसमें तुमको 2 पॉइंट्स और याद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? हाँ 5 + 2 + 2 वो जो है 9 पॉइंट। 10 में से 9 पॉइंट लिखने वाला पूरे महाराष्ट्र का टॉपर है। माँ का रवैया ये होना चाहिए। दूसरों के वो देखा देखी नकल में अकल मारी जाती है। और सुन लीजिए, मैं अल्लाह ताला का एक मैथमेटिक्स, अजीब मैथमेटिक्स, इंसानी समझ के बाहर अजीब है मैथमेटिक्स। सुन लीजिए, जिन बच्चों के जिन माँ बाप के बच्चे जो हैं वो कमजोर हैं, वो माँ बाप सुन ले कि आपका बच्चा अगर कमजोर है तो उस बच्चे पे अगर आप उसको बेहतर बनाने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें 10 कदम की बरकत देते हैं। 1 = 10। अल्लाह का मैथमेटिक्स इंसानी समझ के बाहर है। आप समझे, इंसानी समझ के बाहर है। लेकिन हम सिरे से कोई लेबल लगा देते। घर में 2 बच्चे, 90% लेने वाला बच्चा है, एक 45% वाला बच्चा। घर में एक मेहमान आ गए, ये देखो ये आसिफ, हीरा मेरा डायमंड, रियल डायमंड 90%, ये वो। अब वो जो 45% वाला बच्चा जो है वो भी पानी पीने के बहाने, किताब के बहाने अंदर बाहर आता है, किसी लालच में कि शायद अब्बा मेरा भी तारुफ कराएंगे वो मेहमान के सामने। अब्बा तारुफ और कुछ कराते नहीं, तो वो मेहमान खुद पूछते तो वो आपका आसिफ डायमंड, रियल डायमंड हो तो ये दूसरा जो आ रहा है, अरे वो भी मेरा ही बच्चा है बेटा, वो मेरा ही है। मवाली काम से गया, वो बेटा सोचता मैं मवाली तो हूँ नहीं, लेकिन अगर अब्बा की ख्वाहिश होगी तो उनको मैं मवाली बन के दिखाऊंगा। अच्छे खासे बच्चे पे लेबल लगा दिए मवाली। ऐसा मत कीजिए, अल्लाह ताला के आप कुदरत को चैलेंज मत कीजिए। सुन लीजिए, ऐसे कई बच्चे जो क्लास में फर्स्ट आते थे और टीचर का सवाल पूरा होने से पहले जवाब देने के लिए हाथ ऊपर करते थे, आज जिंदगी में इतने नाकाम है कि गर्दन नीची करके चलते हैं। कई ऐसे बच्चे जो ड्राइंग में, साइंस की जर्नल में बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाते थे, आज उनकी जिंदगी की तस्वीर इतनी बदनुमा, इतनी भद्दी बन गई है कि देखने के लायक नहीं है। टैलेंट, इंटेलिजेंसी कायम रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुरान ने मेहनत की गारंटी ली है। सूरह नज्म, सूरह नंबर 53, आयत नंबर 39, 40, 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाए, और ये कि उसके लिए उसका अज्र दिया जाएगा। कोशिश बराबर कामयाबी, एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस, कुरान की इक्वेशन है। तो कुरान ने मेहनत की गारंटी ली है। माए बाप का रोल तो बहुत बुरा। हमारे यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स कोई इस्तेलाह कोई है तो हमारी सोसाइटी में माँ जो है, माँ भी और बाप भी वही गाड़ी धके रही, माँ भी बनी है बाप भी बनी है, टूट जाती है ये जिंदगी की राही खींचते खींचते। मेहनत की गारंटी कुरान ने ली है। इंग्लिश आपका बच्चा अगर कमजोर है, जिंदगी में कमजोर है, मेहनत 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 मेहनत, और उससे जो है वो अच्छा बन सकता है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया सर। एक छोटा सा ऐलान करने के लिए हमारे एक दोस्त ने फरमाइश की है। रोड नंबर 6 पर 'एस्पिरेंट्स' नाम की एक NGO है,
जो बच्चों की फ्री काउंसलिंग करती है, फ्री कैरियर गाइडेंस करती है। जाते हुए वो पर्चे काटेंगे, आप ले सकते हैं। पाक साइट से भी आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। वैसे आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है mubarakapri@gmail.com। ठीक सर, आप मोबाइल से भी अपने सवाल सबको दे सकते हैं। मैं ताज्जुब करता हूँ सर, आप पूरे इंडिया में बल्कि पूरे गल्फ कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में आपके कॉन्टैक्ट्स में आप लेक्चर्स देते हो, आप सवालों का जवाब देने की फुर्सत कब मिलती है आपको? क्योंकि एक दो सवाल तो भी मुझे लगता है ये लोग जाने के बाद तो पहले सवाल ही कर देंगे आपसे। बहुत से लोग यहाँ सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वो कुछ शर्मा हुजूरी का मामला है और कुछ वक्त की पाबंदी है। लेकिन अल्लाह ताला आपको जज़ा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। 10 बज रहे हैं रात के, और हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके चेहरों पर ऐसा लगता है काश ये सेशन चलता रहे, कोई थकावट नहीं। सर ये लोग 5 साढ़े 5 बजे आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिना चाय पानी के उनके चेहरों पर जो ताजगी है उससे लग रहा है कि ये इल्म की दौलत हासिल करना चाहते हैं और ज़रूर हासिल करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का, यहाँ भी हमारे मेहमानों का, यहाँ के मुंतज़मीन का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस पे 48 आवर्स के नोटिस पे आप लोग यहाँ जमा हुए।